नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इनलैंड वेसल बिल 2021 की, जो अब एक लॉ बन चुका है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं इस पूरे के पूरे सेक्टर से। अगर आप गवर्नमेंट की बात सुनेंगे तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इस बिल के थ्रू जितने भी बॉटलनेक्स थे वेसल मूवमेंट पे, वो सारे हटा दिए हैं। अब ये कंट्री जो है इनलैंड वाटरवेज को बेटर यूटिलाइज कर पाएगी, वेसल मूवमेंट बेटर हो पाएगा, रोरो सर्विस जैसी चीजें मिल पाएंगी। साथ ही साथ आप देखेंगे जितना भी इंडस्ट्रियल गुड्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी हो जाएगा, और साथ ही साथ रोड और रेलवेज पे जो बर्डन है वो कम होगा। लेकिन वही कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज के लिए अभी नहीं तैयार है। ये बिल जो है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज जो है वो नहीं तैयार कर पाएगा। साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर को फिर भी ये बेनिफिट्स दे रहे, लेकिन अगर हम बात करें लार्ज इंडस्ट्रीज की, तो वहां पे इस बिल का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं दिखने वाला है। आप हमें स्टडी आईक्यू पे इस चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, एशिया पैसिफिक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल बन चुका है एजुकेशन चैनल। तो ऐसे में आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमें एक मंथली सपोर्ट कमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ बैजेस भी मिलेंगे, उस बैजेस के थ्रू आप एक एक लॉयल्टी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल वाटरवेज की। देखो, नेशनल वाटरवेज जो है वो लगभग अभी 111 नेशनल वाटरवेज 2016 से जो गवर्नमेंट ने फाइनल किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे जो हल्दिया से इलाहाबाद का है, जिस जो रिवर गंगा के ऊपर नेविगेबल एक प्रोजेक्ट की बात करता है। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र पे धुबरी टू सदिया जो बांग्लादेश बॉर्डर तक जाता है। वहीं आप देखेंगे कोलम टू कुट्टापुरम केरला में। नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी कृष्णा कैनाल को जोड़ता है। वाटरवे 5 ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल को जोड़ता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे वाटरवेज। जैसे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे है बैरक रिवर पे। तो सारे वाटरवेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि रोड की जो कनेक्टिविटी है वो कई बार एक्सेसिबल नहीं होती और चीप नहीं होती। अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप माल भेजते हैं, मालवाहक अगर आप यूज करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, तो काफी ज्यादा आपको वहां पे पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब आप रेल के थ्रू भेजते हैं तो कॉस्ट जो है फ्रेट की कम हो जाती है। लेकिन अब आप जब इसको नेशनल वाटरवेज के थ्रू भेजेंगे तो फ्रेट की कॉस्ट और ज्यादा कम हो जाएगी। तो पहले हम थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। लगभग जैसा मैंने बताया 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवे इंडिया में फाइनलाइज किया जा चुका है, जिसको आने वाले टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है वो डेवलप करेगी। साथ ही साथ 111 ऐसे वाटरवेज हैं जिसको नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अंतर्गत नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया जा चुका है। ओवर द टाइम नेशनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा फास्टर एक्सेसिबिलिटी के लिए और ग्रेटर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए। जितने भी गुड्स हैं वो जल्दी से इस नेविगेबल वाटर चैनल के थ्रू जो है सप्लाई हो जाएंगे। तो इससे देखो एक्सपोर्ट भी बूस्ट होगा, लोकल इंडस्ट्रीज भी बूस्ट होंगी, प्रोडक्ट्स भी चीप होंगे, और रोड पे जो बर्डन है, अभी हम देखते हैं कि काफी ज्यादा ट्रक जो रोड पे चलते हैं वो बर्डन भी कम होगा। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने इनलैंड वेसल बिल 2021 को पास किया है। जैसा कि आपने देखा, पार्लियामेंट ने अभी इसको पास किया है। ये रिप्लेस करेगा इनलैंड वेसल बिल 1917 जो ब्रिटिश इरा का लॉ था। अब ये कहा जा रहा है कि इस बिल के आने से जो जो नेविगेबिलिटी है डोमेस्टिक कार्गो की, वो काफी बेटर हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। ये लोअर रेट्स लेके आएगी, पोटेंशियली लोअर रेट्स हो जाएंगे, और स्मॉल बिजनेस को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो 7,500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है उसको हार्नेस करने की कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ जो इनर कनेक्टिविटी है उसको भी यहाँ पे डेवलप करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इनलैंड पोर्ट्स यहाँ पे डेवलप होंगे, जितने भी नेविगेबल वाटर चैनल्स हैं डेवलप होंगे, और एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि 1 करोड़ जॉब्स यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है कि ये होगा ही होगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा अगले 10 साल में। और सबसे बड़ी चीज है कि लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो काफी कम होगी और स्पीडर मूवमेंट होगा। अगर अभी आप इलाहाबाद से कोलकाता गुड्स भेजते हैं वाया रोड तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और कॉस्ट काफी ज्यादा है। और उसमें भी आप देखते हैं कि बीच में कुछ ऐसी रोड्स हैं जो सेफ नहीं है, बिकॉज एक समय में ये माओइस्ट एरिया रहा था, माओइस्ट रीजन था। लेकिन वहीं अगर आप उसका मूवमेंट देखेंगे इनलैंड वाटरवेज से, तो बहुत फास्टर हो जाएगा और बहुत चीपर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 1917 का ये लॉ जो रिप्लेस होगा, ये अब जो नया लॉ आएगा 2021 का, ये बेटर सिक्योरिटी, सेफ्टी और रजिस्ट्रेशन जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएगा। तो कुछ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहला है कि सेपरेट रूल्स होंगे स्टेट वाइज। यहाँ पे जितने भी सेपरेट रूल्स हैं जो स्टेट्स जो बना रही है, उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आया जाएगा। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रिवर जो है
वो मल्टी स्टेट्स इंटर स्टेट होती है, ठीक है। अगर एक स्टेट का एक रूल है, दूसरे स्टेट का दूसरा रूल है, तो नेविगेशन में काफी इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पे बात होती है यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की फॉर इनलैंड वेसल, जिससे कि कंट्री वाइड सिमिलर और यूनिफॉर्म वन नेशन वन रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हो सके। कंट्री वाइड जो रजिस्ट्रेशन है बोट्स का, शिप का, कंटेनर वेसल्स का, सेलिंग वेसल्स का और फेरीज का, वो किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे सर्वे सर्टिफिकेट भी जो है वो स्टेट इशू कर सकते हैं कि एक अगर रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में होता है तो वहां से सर्वे सर्टिफिकेट जो है उसकी अथॉरिटी अभी भी स्टेट के पास रहेगी। लेकिन अगर रूल मेकिंग की हम बात करें तो ये अकेला जो लॉ है ये पूरे कंट्री वाइड एक रूल बना देगा और उसी रूल के अंडर सारे स्टेट्स को आगे चलना होगा। यहाँ पे सेंटर ने क्या किया, एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल प्रिस्क्राइब कर दिए कि एक वेसल पे कितने लोग होने चाहिए, उनके क्या क्या रोल्स होने चाहिए। तो अगर किस तरह की वेसल है, किस साइज का वेसल है, उसके अकॉर्डिंग कितने लोग उस पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर वायलेशन होता है किसी भी रिक्वायरमेंट का तो पेनल्टी होगी फर्स्ट ऑफेंस में, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस में पेनल्टी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आइडिया यहाँ पे यही है, यूनिफॉर्मिटी आएगी, सेफ्टी आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर जो है कुछ क्वालिफिकेशंस को भी बता रहा है कि कैसे क्रू मेंबर को आपको डिप्लॉय करना है, ठीक है। अगर कोई पर्सन इस तरह की वेसल सर्विस चलाना चाहता है, कोई कंपनी इस तरह की वेसल सर्विस चलाना चाहती है, तो जो क्रू मेंबर डिप्लॉय करती है वो ट्रेंड है, प्रॉपर एग्जामिनेशन के थ्रू आया है, कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, बोट जो यूज हो रही है उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, जो बोट चलाने वाले हैं, वेसल चलाने वाले हैं, उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं यूनिफॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी और उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स इसको इंप्लीमेंट करेगी। साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट जो है स्टेट्स गवर्नमेंट बांटेगी, जिस भी स्टेट में वेसल रजिस्टर हुआ है वहां पे बांटा जाएगा, जहां पे भी वो कंपनी रजिस्टर्ड है वहां से उस स्टेट से वो ये सर्टिफिकेट इशू करा सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे सिग्नल्स के केस में, सेफ नेविगेशन के केस में, सेफ्टी के केस में, डिस्ट्रेस सिग्नल के केस में किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो यहाँ इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है और इंटरस्टेट मूवमेंट को कैसे सेफ्टी के साथ यहाँ पे ले जाया जाएगा। गुड्स भी देखो सेफ रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वेसल पे जाने वाले गुड्स सेफ नहीं है तो जो लोग गुड्स भेज रहे हैं, लॉजिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं, उनका इसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा अश्योरेंस है कि आपका जो भी आपका गुड्स जा रहे हैं, अगर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कुछ गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रोलो सर्विस, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस, जैसे कि आप देखते हैं कि नेविगेशन में हम रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस फेरी को यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए, एज अ ट्रैवलिंग कम्यूटेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर वो सेफ्टी नहीं रहेगी तो लोग उससे ट्रैवल नहीं करेंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज ला रही है जिससे इस पे कॉन्फिडेंस लोगों का और इंडस्ट्रियलिस्ट का बढ़े। साथ ही साथ यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी को भी स्ट्रिंजेंट किया जा रहा है कि इंश्योरेंस अगर कोई वेसल का होता है तो वो डेथ, इंजरी, डैमेज तो वेसल की करती है, एक्सीडेंटल पॉल्यूशन को भी कवर करे। इनफैक्ट अगर जितने भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इस वेसल पे, उसको नियरेस्ट हेड ऑफिसर को, जो भी एक हेड ऑफिसर होता है एक पुलिस स्टेशन का, वहां रिपोर्ट किया जाए या स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए भी एक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी। तो यहाँ पे सेफ्टी की बात की जाए। सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल डेटाबेस जो है वो मेंटेन किया जाएगा, एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड होगा, कितनी वेसल्स इंडिया में इस समय चल रही हैं, क्या उनके फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, क्या कब उनके फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहे हैं, कितने उसके क्रू मेंबर्स हैं। तो सारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा एक सेंट्रल डेटाबेस पे। तो इंश्योरेंस कंपनीज भी चेक कर पाएंगी उन वेसल्स को इंश्योर करने से पहले। इसके अलावा एक डेवलपमेंट फंड जो है उसको भी सेटअप किया जाएगा, जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, पॉल्यूशन कंट्रोल करने में और इनलैंड वाटर नेविगेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करने में यूज किया जाएगा। तो जो भी डेवलपमेंट फंड में जो भी पैसा होगा वो सब उसी के डेवलपमेंट में, इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हर स्टेट के पास इस तरह का एक फंड होना जरूरी है और इस फंड में गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स के थ्रू या रेड कार्गो के सेल के थ्रू फंड जो है यहाँ पे डालेगी। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जितना भी फंड्स यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा इस हेड में, उसको इसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। फर्दर हम देखेंगे कि जितना भी, जैसे भी आप देख रहे हैं 4000 किलोमीटर जो है अभी वाटरवेज ऑपरेशनल है, टोटल 14,000 की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे नया बिल जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो कार्गो मूवमेंट है इजी हो। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जो है वो यहाँ पे इस बिल को इंप्लीमेंट करेगी, स्टेट कोऑर्डिनेशन कराएगी और जितने भी ऑपरेशनल बॉटलनेक्स हैं इन वाटरवेज में, इंटरस्टेट मूवमेंट में, इन सबको मिनिमाइज किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स जो है उनका ये कहना है कि अभी भी हमें यहाँ कुछ स्केप्टिसिज्म है। सबसे पहली बात ये कि ठीक है, ये आप इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, डेवलपमेंट करेगा वाटरवेज का, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि जो एमएसएमई है, जो स्मॉलर एंटरप्राइज है, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप इसे टूरिस्ट फेरीज के लिए यूज कर सकते हैं, स्मॉलर शिप जो है वो
तो प्रमोट होंगे ही होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर बड़े कार्गो शिप्स यहाँ मूव होंगे या फिर बड़े जो जो ज्यादा हैवी गुड्स इंडस्ट्री हैवी गुड्स है, उनको अगर आप राउंड थ्रू आउट द ईयर राउंड द ईयर ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि देखो इनलैंड वाटरवेज में सबसे बड़ी बात होती है कि वाटर की डेप्थ कितनी है रिवर के अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन की वाटर डेप्थ कितनी है, जिस तरह से आप देखते हैं हमारी वाटर में हमारे रिवर्स में पोल्यूशन है, जो रेन फेड रिवर्स हैं उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आता है जो कैपेसिटी ऑफ वाटर की। तो इसके चलते ये आप इसको छोटे छोटे पर्पस के लिए यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े पर्पस के लिए इंडस्ट्रियल यूज के लिए ईयर लॉन्ग रूट्स के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ अगर आप बात करें कोस्टल शिपिंग की या इनलैंड शिपिंग की, तो इंडिया में देखो नीश बिल्कुल मिल जाएगी एमएसएमई सेक्टर के लिए, स्मॉलर लोड्स के लिए, लेकिन हेवियर लोड्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन अभी थोड़ा सा स्केप्टिकल है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। कोस्टल शिपिंग देखो चीपर है नो डाउट, तो इससे क्या होगा कि जितने भी कोस्ट है वो आपस में कनेक्ट किए जा सकेंगे। जैसे आने वाले टाइम में अगर आपको चेन्नई पोर्ट को मुंबई पोर्ट से कनेक्ट करना है इनलैंड वाटरवेज के थ्रू, तो इस तरह का भी एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जो है वहां पे डेवलप किया जा सकता है कि एक पोर्ट से आप सामान डिस्पैच कर दीजिए, रादर देन आप पूरा का पूरा इंडियन ओशन को यूज करें, आप इनलैंड सर्विसेज को ही यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं कि डायरेक्टली देखो पोर्ट टू पोर्ट डायरेक्ट इनलैंड वाटरवेज से तो नहीं कनेक्ट हो पाएगा, लेकिन हाँ रोड और रेलवे का एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि मल्टी मोडल सिस्टम जो है वो यहाँ पे है। इससे एक चीज और है कि यहाँ पे इसमें कोई भी इस तरह का दो राय नहीं है, कोई भी इस तरह का पॉइंट नहीं है कि फ्रेट रेट्स जो है इंडिया में वो कम नहीं होंगे। अगर इनलैंड वाटरवेज डेवलप हो गए, चलने लग गए ठीक से, तो जो फ्रेट रेट है, मतलब फ्रेट का मतलब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का प्राइस होता है, जो हमें ट्रांसपोर्ट कंपनी को पैसा देना पड़ता है, उसे फ्रेट कहते हैं। तो फ्रेट रेट तो यहाँ पे बिल्कुल कम होगा, सब्सटेंशियली डाउन हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे कोस्टल शिपिंग और रेलवे के अलावा। तो ऑब्वियसली बात है कि रेलवे और कोस्टल शिपिंग को भी अपने प्राइसेस जो है डाउन करने पड़ेंगे, या फिर इनलैंड वाटरवेज के थ्रू चीपर मूवमेंट ऑफ गुड्स यहाँ पे हो जाएगा। तो इतना ही है इस बिल के बारे में। थोड़ा सा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। 1986 से काम कर रही है। इसका काम है डेवलपमेंट करना, रेगुलेशन करना इनलैंड वाटरवेज का शिपिंग और नेविगेशन के लिए। ये वो सारे प्रोजेक्ट्स लेती है जिसमें डेवलपमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसको जो ग्रांट मिलती है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के थ्रू मिलती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।